हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं सुबह 4 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपको मेरी वॉइस में थोड़ा बहुत चेंजेस मिल सकते हैं। एंड इस पीडीएफ का ऑनर मैं नहीं हूँ। अगर किसी को क्रेडिट चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं क्रेडिट दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, कोई भी चीज़ करने से पहले एक बार मेरे को कन्फर्म ज़रूर कर लेना। ठीक है, ये जो पेपर है पूरा सॉल्व है। देखिए, तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हालांकि सॉल्व तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, तो मैं बस एक्सप्लेन कर दूँगा। जो पेपर होता है वो 4 पार्ट में बटा होता है, सेक्शन ए बी सी डी में, है ना। मैं बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। सेक्शन ए आपका 1 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का होता है, सेक्शन 3 3 मार्क्स और सेक्शन 4 और सेक्शन डी 4 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन ए में बात करते हैं जो कि 1 मार्क्स वाले प्रॉब्लम होते हैं। और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। कह रहे हैं ऑन डिवाइडिंग पोलिनोमियल, ठीक है, कि जो पोलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करने पे एक्स स्क्वायर माइनस कोशेंट और रिमाइंडर हमें इतना इतना बाउंड होता है। ठीक है, तो पोलिनोमियल पी एक्स कितना है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन था वो जो हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम प्रॉब्लम है उससे आराम से निकल जाता, और इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, किससे निकालेंगे। जो पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, डिवीज़न इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। ठीक है, और डिवीज़न हमें ये दे रखा है, कोशेंट हमें 1 दे रखा है और रिमाइंडर हमें 3 दे रखा है। ये सारी चीज़ हम यहाँ रख देंगे। देखो, डिवीज़न एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, कोशेंट एक्स है और रिमाइंडर 3 है। ये हम रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप इस जहाँ पर सोल्यूशन आपको लिखना है तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहे हैं इन फिगर नंबर 1 ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जो राइट एंगल है वो सी पर है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, जो राइट एंगल है वो सी पर है। अगर राइट एंगल सी पर है और यहाँ पर देखो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, यानी कि सॉरी, ये ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम ये यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये देखो लिखा हुआ है ना। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, है ना। और बी सी की प्लेस पे हम ए सी रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा 2 AC स्क्वायर। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है। एक्स एक्सिस में मान लें कि जो भी पॉइंट होता है ना, तो वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के लिए वाई 0 होता है और इक्वल डिस्टेंस बोला है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप पी बोल लो, इस पॉइंट को क्यू बोल लो और इस पॉइंट को आप ए बोल लो, और ये हमें निकालना है एक्स। तो पी ए इसको क्या होगा, ए क्यू। ये कंडीशन हम यहाँ लगा देंगे। और इसी के साथ चॉइस में भी दूसरा क्वेश्चन दे रखा है द सेंटर ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज दिस एंड दिस। ठीक है, तो मैं अगर सेकंड वाले की बात करूं, पहले पहला वाला एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस की बात करेंगे, इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, इन्होंने दूसरा तरीका यूज़ किया है, बट मैं आपको जिस तरीके से मैंने एनसीईआरटी में समझा रखा है उस तरीके को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, ये सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा है और ये सेकंड का जो ऑप्शन है वो 7 हो जाएगा। देखिए, मैं 7 बोल रहा हूँ, सो के उठाऊँ तो थोड़ा माइंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ सेकंड वाला प्रॉब्लम कैसे करना है। सो के उठाओ ना, अभी जब थोड़ा माइंड स्लो चल रहा है। कह रहे हैं द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर हमें फाइंड करना है। सेंटर हमने मान लेते हैं कि हमारा एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, ये हमारा डायमीटर है और ये एंड पॉइंट है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर है और ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, कह रहे द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो ये क्या होगा, एंड पॉइंट्स, तो ये होता है मिड पॉइंट। इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट। तो हमें क्या करना है, अगर ये पॉइंट निकालें तो फॉर्मूला क्या लगता है, x1 प्लस x2/2 और ये लग जाएगा y1 प्लस y2/2, क्योंकि मिड पॉइंट है। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। फॉर्मूला यूज़ कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
वही यहाँ पे कर रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स होता है ना तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आता है, 0 के। और डी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, है ना। वही यहाँ पे किया है। तो देखिए यहाँ से हमें a2 मिलेगा, यहाँ पर b के प्लेस पे किया और c के प्लेस पर 2 है, और d हमारा 0 होता है। तो ये फार्मूला यूज़ किया, डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमें 0 के इक्वल रखना है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा, +-4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपी। इनमें से एपी कौन सा नहीं है। एपी कौन सा नहीं होगा, जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो वो डिफरेंट है, इसी वजह से ये आंसर हमारा एपी नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट तब होता है जब सोल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट तब होगा जब सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए ये इनकंसिस्टेंट है, आंसर इसका बी ये दे रखा है। ठीक है, सो देखो पहला वाला इक्वेशन जो हमें दे रखा है ना, उसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, और दूसरे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा। नहीं, देखो ये हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है ना, पहला वाला तो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको सिंपल कर लो, और ये तो ऑलरेडी सिंपल है। तो देखो पहले वाले को सिंपल करेंगे तो हमारे ये बनेगा, देखिए ये है ना 9x + 10y 6 7 42। ठीक है, ये पहला वाला बना, और दूसरा वाला में ये गिवन है। और रेशियो की बात लगाओगे तो देखो a1/a2, b1/b2, और ये c1/c2। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पर 14 है ना, और ये 42 है। तो ये दोनों रेशियो तो आपस में इक्वल है, a1/a2 इक्वल है, लेकिन b1/b2 इक्वल ये c1/c2 इक्वल नहीं है। यहाँ पर इन्होंने मिसप्रिंटिंग किया है। ठीक है, सो यहाँ पर बाकी इन्होंने सही लिखा है। तो ये किसके लिए कंडीशन होता है, ये होता है कंडीशन पैरेलल का। पैरेलल का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। कोई भी सोल्यूशन नहीं इनकंसिस्टेंट। 7th क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा है, जिसमें बोला है कि इन फिगर पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट द पॉइंट बी। इफ ए ओ बी 100 देन फाइंड ए पी पी। ठीक है, सो देखो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, ये हमारा फिगर है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी पी हमें फाइंड करना है, ए बी पी, ये वाला पूरा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, और ये हमें 100 दे रखा है, ये वाला एंगल हमें 100 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ तो देखिए, हमारा ओ ए और ओ बी जो है वो आपस में, देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 40 होगा, यहाँ पर भी 40 होगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करके 40 निकल गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ किया, अ रेडियस ऑफ सर्कल मीट्स टेंजेंट एट 90 डिग्री। ये पता है ना, यहाँ पर इनके बीच में एंगल यहाँ पर कितना बनता है, 90 बनता है। अगर यहाँ 40 है तो यहाँ कितना होगा, देखो यहाँ तक हमें 40 पता ही चल चुका है। देखो यहाँ तक 40 हमें पता है ना, अभी हमें निकाला इतना 40 है, और टोटल 90 होता है। तो इसको मान लो जो एंगल चाहिए वो रिक्वायर्ड एंगल हमारा कितना है, x है। तो 40 ये प्लस की तरह के माइनस हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या जाएगा, 50। ये हमें 50 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज। हमें रेडियस ऑफ स्फीयर पता करना है। स्फीयर होता है ना,
उसका हमें रेडियस पता करना, जिसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 4 वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। किसके इक्वल दे रखा 12 पाई के। पाई से पाई कैंसिल, 3 4 जा, नहीं यहाँ काट नहीं सकते ना, तो देखो सॉल्यूशन पे आ जाओ, ये चीज़ है। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 3 जा हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो आर क्यूब हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 है, फॉर्मूला लगा दोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे इन फिगर नंबर 3 फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P two tangents PQ and PR draw to a circle radius 4 cm with center O. If QPR equal to 90 degree then length of PQ is। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ PQ फाइंड करना है। ठीक, ये हमें बोलना है, और ये हमें 4 सेंटीमीटर के बने। ये देखो, अगर ये फिगर बनाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ PQ। कहाँ है PQ, ये P ये Q, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, हमें पता है कि किसी पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों जो टेंजेंट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, और क्या ये प्रॉपर्टी है कि अगर ये टेंजेंट और इस रेडियस को मिलाया जाए तो यहाँ पर है जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 बनता है। देखो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा 90। ठीक है, और 90 बनने के यूज़फुल से यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर की है, देखो उन्होंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर करने के लिए और भी तरीके हैं, इन्होंने जो किया है अभी उसी हिसाब से समझा रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन। जब कोई इवेंट श्योरली होता ही होता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जब कोई इवेंट होने के होता ही नहीं है और उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा 0। तो ये देख लेना। इसको हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है तो 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर का प्रॉपर में लिखोगे तो सेक क्या होता है 1/cos स्क्वायर, और कॉसेक क्या होता है अपॉन में 1/sin स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा cot स्क्वायर। ठीक है, फिर हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि AOBC रेक्टेंगुलर हैं हुज 3 वर्टिसेस आर गिवन, देन लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल क्या होगा। हमें एक क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है जिनकी 3 साइड हमें पता है, चौथी साइड हमें नहीं पता है, लेकिन हमें डायगोनल निकालना है। ठीक है, ये रेक्टेंगल देखो, AOB दे रखा है और रेक्टेंगल का नाम क्या है AOBC, है ना। तो O का मतलब हमेशा 0 0 पॉइंट होते हैं। ये है OA, ठीक है, ये B और ये C। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल लेंथ फाइंड करनी है, ये हमारा डायगोनल हुआ, तो डिस्टेंस बिटवीन AB निकाल दो, फॉर्मूला लगाकर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इजीली हो गया। फिर हमसे पूछ रहा है इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है U = क्या होगा, तो U = क्या होगा x - A/h, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स आर, जो ऑल कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जैसे ये वो क्या होता है आपस में सिमिलर, दिखने में एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले कहते हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। एशन निकालना है हमें।
फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब 1, ये इन सब का एडिशन निकालना है। तो ए हमारा 1 है, डी हमारा 1 है, एशन हमें फाइंड करना है। 1 से लेकर 100 टर्म है, यानी कि एन भी हमारे पास 100 है। तो एशन का फॉर्मूला ये होता है n/2 2a + n-1 × 2। तो यहाँ पर सारे वैल्यू पुटअप कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमें ये मिल जाएगा। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें बोल रहे हैं इन फिगर नंबर 4 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड। ये हमें दे रखा है 30 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट ऑफ द टावर पता करना है। मैंने आपको हमेशा बताया कि जो पता होता है और जो हमें निकालना है उनके बीच में रिलेशन लगाते हैं। ये एंगल है, इसके सामने वाला ये क्या है? परपेंडिकुलर। और यहाँ पर 90 है तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबट्टा धर के और tan थीटा। तो tan थीटा ए बी अपॉन ये है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमें 30 दे रखा है और tan थीटा हमारे कितना है? 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? tan√3। ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था। यहाँ रूट था ना, 30√3 आया था। तो √3 से आपको क्या करना है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और सॉल्व कर लेना, तो हमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज दिस। 2 नंबर का एलसीएम इतना दे रखा है और एचसीएफ ये दे रखा है। पहला नंबर अगर 26 है तो दूसरा नंबर पता करना है। तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मान लेंगे कि दूसरा नंबर कितना है? x है। तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 91। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके सम ऑफ रूट्स इतना दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इतना दे रखा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सम ऑफ रूट्स आपको पता ही है, ये होता है फॉर्मूला। इसका मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स हमें -3 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें 2 दे रखा है। इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। वही काम यहाँ किया है, देखो। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। और ऑप्शनल में हमें और एक क्वेश्चन दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कैन x² - 1 बी अ रिमाइंडर वाइल डिवाइडिंग दिस बाय दिस। मतलब इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या ये रिमाइंडर छोड़ेगा? जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि जस्टिफाई करने के लिए आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपका आंसर है। पूरा देख सकते हैं, पहले डिवाइड करो और रिमाइंडर आ रहा है नहीं आ रहा है देख लो चेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इवेल्युएट करो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू इनटू में है ना, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? जो cos 30 की होती है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, सो आंसर आ जाएगा 2। ये देखो, तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हम सेक्शन बी में। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें बोल रहा है इन फिगर नंबर 5 ये चीज़ इसके पैरेलल है और ये चीज़ इसके पैरेलल है, तो हमें ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रॉपर करा रखे हैं। ये एनसीईआरटी का 6.2 का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? हमें प्रूफ करना है BF/FE, BF/FE है ना। तो DE AC के पैरेलल है, DE AC के पैरेलल है। तो इसमें हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे? 6.1 थेल्स थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, फिर दूसरे कंडीशन में क्या बोला है? DF AE के पैरेलल है, DF AE के पैरेलल है। तो इस ट्राइंगल में हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन में थेल्स थ्योरम लगाएंगे, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम लगाएंगे है ना, थेल्स थ्योरम बोलते हैं उसको। तो पहली कंडीशन में क्या है देखो, DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, तो क्या लग जाएगा? BD/DA इज इक्वल्स टू BE/EC। देखो यही लगाया है।
ठीक है, और सेकंड केस लगाओगे तो ये आ जाएगा, और दोनों की कंपैरिजन कर दोगे, क्योंकि देखो इधर भी बी डी अपॉन डी है, इधर भी बी डी अपॉन डी है, तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, तो हमें जो आंसर चाहिए था वो आ जाएगा। और ये तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत ढेर सारे करा रखे हैं, तो ये देख सकते हैं। 12 की पावर n डिजिट अगर 0 पे ख़त्म होगा तो कैसे होगा? कोई भी नंबर अगर डिजिट पे ख़त्म होता है ना, तो जो नंबर होगा अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसमें कम से कम एक बार 2 आए और एक बार 5 ज़रूर आना चाहिए, तभी वो डिजिट 0 पे एंड होता है। अगर एक भी बार मिसिंग हो जाएगा, एक भी बार मिसिंग होगा तो नहीं होगा। तो देखो 12 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। इसमें 2 तो चलो एटलीस्ट 1 टाइम्स आए, लेकिन 5 एक बार भी नहीं आया, तो ये नंबर कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा, है ना। ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा रखी है एनसीईआरटी में, तो वहाँ से आप प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आपके एनसीईआरटी का है, ये भी मैंने करा रखा था। 6.3 एक्सरसाइज में मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, ठीक है। 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सो वहाँ से देख लीजिएगा। सॉल्यूशन तो चलो है सामने, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, ये आपके सॉल्यूशन आपके सामने है, और एकदम डिटेल में एक्सप्रेशन देखना है तो आप एनसीईआरटी सर्च कीजिए, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग, मोड निकालना है हमें। तो मोड निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप एक पता होना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा देखो फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है, तो ये हमारा F1 है, इसके ऊपर F0 है और इसके नीचे ये F2 है। F1 में जो सबसे बड़ा होता है वहाँ पर ये जो 30 है वो हमारा L है, और इनके बीच का जो डिफरेंस H वो कितना है, 40 माइनस 30 यानी कि 10 है, और L हमारा 30 है। तो ये सारे जो वैल्यू हमें मिले हैं वो हमें कहाँ रख देना है, इस फॉर्मूले में। ठीक, तो ये देखो जो जो मैंने बोला वो लिख दिया है ना यहाँ पर। अब ये सारे वैल्यू उठाकर इस फॉर्मूले में रख दो और सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम, जो हमारे पास 2 क्यूब हैं जिनके वॉल्यूम इतने हैं और उनको ज्वाइन करके एक कुछ बनाया जाता है, यहाँ एंड टू एंड ज्वाइन करके, तो जो चीज़ बनती है उसका हमें सरफेस एरिया पता करना है। ठीक है, 2 क्यूब, तो दो क्यूब देखो क्यूब क्या होता है, अगर क्यूब की साइड ए है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, और वॉल्यूम दे रखा है 125, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, तो साइड कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, साइड 5 आ जाएगी। 2 क्यूब को जोड़ा गया है तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 होगा, तो जो लेंथ होगी वो आएगी 10, और जो ब्रेथ होगी वो होगी 5, और हाइट भी 5 ही रहेगी। ठीक है, तो बन जाएगा एक क्या, क्यूबॉइड, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, क्यूबॉइड बन जाएगा, रिजल्टिंग क्या, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL। सारे वैल्यू पुटअप कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब आते हैं सेक्शन सी में। ये जो प्रॉब्लम है ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम में ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, जाके देख सकते हैं, ये सारा करा रखा है। एक्सरसाइज ये 3.2 का क्वेश्चन है, 3.2 या 3.3 का क्वेश्चन है, आई थिंक 3.3 का, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व है और मैंने एनसीईआरटी में करा रखे हैं बहुत ही आराम से, तो वहाँ से जाके देख लेना प्रॉपर। ठीक, फिर ये यूक्लिड डिवीज़न इस साल तो ये हट ही गया है आपके, इस साल जो सॉल्यूशन है वो हट गया है, फिर भी ये मैंने करा रखा था और ये फुल एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये इस साल हट चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे बोल रहे
Find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the point this and this. Also find the point of intersection. देखो y-axis पे हमें रेशियो फाइंड करना है. y-axis में यानी कि जो पॉइंट होगा x-axis के लिए 0 होगा, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू किसके लिए पता है, x-axis वाले के लिए पता है. और एक पॉइंट हमें ये दे रखा है ये वाला, और एक पॉइंट यहाँ ये दे रखा है. किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, मान लेंगे कि m1 रेशियो m2 में डिवाइड करते हैं, और वही हमें निकालना है. ठीक है. सो x कोऑर्डिनेट की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, तो x के लिए क्या होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, ये रूल फॉलो करो. देखिए यही रूल यहाँ पर फॉलो किया है. ठीक है, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ये देखो. ठीक है, वैल्यू सारे हम रख देंगे. इन्होंने दूसरे तरीके से किया है, इसको इस तरीके से मत करना, इसमें रटना पड़ता है चीज़ों को. तो इस तरीके से मत करना, जो मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से करना, और m1 अपॉन m2 निकाल लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव दैट बोला है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके NCERT का है, और ये मैंने एकदम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करा रखा है. 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है. और मैंने बोला था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो रूट के अंदर आपको करना होता है रैशनलाइजेशन. यही इन्होंने किया है, रैशनलाइजेशन. ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा और सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा. तो 8.4 एक्सरसाइज देख लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, ये AP का प्रॉब्लम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये भी देख लेना. फिर हमें कंस्ट्रक्शन करना है. ठीक है, ये तो सिलेबस से हट गया है इस साल, तो इसको गोली मारो, इसे छोड़ो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पर. कह रहे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी. अच्छा, ये शुरू से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है. कह रहे रीड द पैसेज केयरफुली. ठीक है, ये दिवाली पर एक चीज़ है, ये सामने आपको दे रखा है, पूरा पढ़ लेना आराम से इसको. बहुत इजी क्वेश्चन है, और इन पर एक 2 क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, और ये इसका सोल्यूशन है, आप आराम से देख लेना. और ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 34 है, ये भी आपके NCERT का प्रॉब्लम है. 12.2 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, अब सेक्शन D में आ जाते हैं. तो ये आपके जो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी आपके NCERT के एग्जाम्पल से मिलता जुलता क्वेश्चन है. सो ये भी मैंने पहले करा रखा था. इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ होगा इसमें. ठीक है, दोनों क्वेश्चन ये देखो सोल्यूशन करा रखा है, आपके स्क्रीन पर देख लेना. नेक्स्ट जो पिछली बार जो थ्योरम आया था 6.6 को प्रूफ करने के लिए, और ये जितनी भी थ्योरम है 6.1 से लेकर 6.9 तक सारे थ्योरम मैंने करा रखे हैं स्टेटमेंट को समझाते हुए विद प्रूफ. तो वो एक बार ज़रूर देख लेना. मैंने हमेशा बोला है 6.1, 6.6 और पाइथागोरस थ्योरम 6.8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इन तीनों में से एक को प्रूफ करने के लिए आपको हर साल मिलेगा, हर साल इन तीनों में से एक प्रूफ करने के लिए हर बार आता है. तो ये कर रखा है, देख लेना. 6.6 थ्योरम में अच्छे से प्रूफ करा रखा है, इससे भी अच्छा मैंने अपने चैनल पे वहाँ से देख लेना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 NCERT का क्वेश्चन है. ठीक है, ये 4.3 का क्वेश्चन है. ठीक है, ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन, ये और ये सब मैंने करा रखा है, देख लेना. ठीक है, वहाँ से NCERT से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, उतना अच्छा समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर से बना रहा हूँ ना वीडियो. तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसे भी देख लीजिएगा, ये भी आपके एनसीईआरटी से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो आप देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। सो देख रहे हो, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे। लगभग 90% क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के हैं। और जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं भी हैं तो वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, इसको भी देख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है एक। और ये क्वेश्चन नंबर 40 है। तो ये तो इस बार सिलेबस से हट गया क्योंकि ओगिव वाला प्रॉब्लम था। ओगिव वाला प्रॉब्लम इस बार सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन है ना चैप्टर वाइज में, मैंने पहले से ही प्रोडिक्शन कर लिया था। ये सब मैंने पढ़ा रखा था। अगर आप एनसीईआरटी करने के बाद मेरे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन की वीडियो अगर देखोगे ना चैप्टर वाइज, उन पे ये सारा प्रॉब्लम मिल जाएगा। ठीक है, तो इन वीडियोस को ना एक बार आप अच्छे से करना, क्योंकि पिछले साल के जब क्वेश्चन करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, इसको देख लेना और इनको अच्छे से कर लेना। और जो क्वेश्चन ना आए मेरे को बता देना, मैं उनको पेन कॉपी की इस मदद से करवा दूँगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेसिक की। तो बेसिक पेपर का सोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ है, इसमें भी 4 सेक्शन होते हैं। बेसिक और स्टैंडर्ड में बहुत ही लेस डिफरेंस है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन लाइन्स रिप्रेजेंटेड देम आर। क्या क्या हो सकते हैं? अगर देखो कंसिस्टेंट है ना भाई, तो दो चीज़ें हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, इंसिडेंट या फिर कोइंसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर हमें इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू वाला पॉइंट्स फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। फिर देखो यहाँ से 8 कॉमन ले लो। ठीक है, इसमें से 8 कॉमन आ रहा है। ओके, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने। तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटी होती है -1 की इक्वल। तो 8 इंटू -1 आंसर क्या आ जाएगा? -8। फिर हमसे बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? हालांकि फ्रस्टम तो इस साल है ही नहीं, तो ये होता है फार्मूला टोटल एरिया का। ये तो सीधा सीधा एक फार्मूला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉब्लम में हमें बोल रहे हैं 120 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्राइम फैक्टर। तो 120 का क्या कर लेना? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। ठीक ना, ऐसे ऐसे काटते नहीं है, ऐसे काटोगे 2 6 0, 2 3 ऐसे करके देख लेना। तो 2 3 बार आएगा, 3 एक बार आएगा और 5 एक बार आएगा। फिर हमसे पूछ रहा है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac आपको चेक करना है। तो जो हम डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे तो आंसर में क्या जाएगा? -12। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इफ़ 3, -6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। तो XY क्या होगा? ठीक है, सो देखो मिड पॉइंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। 3, 6 ये मिड पॉइंट है और ये 0 है और ये XY है। तो आपको पता है मिड पॉइंट क्या होता है? ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2/2 और x कोऑर्डिनेट हमारा कितना है? 3 है, यानी कि x/2 हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के निकालोगे तो y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये देखो इन्होंने कर रखा है सिंप्लीफाई। ठीक है, ये मैंने पहले किया था और ये दूसरा वाला किया है। फिर हमसे बोल रहे हैं इन द सर्कल गिवन इन द फिगर 1 द नंबर ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू टेंजेंट PQ इज। कितने बन सकते हैं? सो आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा? 1। एक पॉइंट से एक ही बन सकता है। हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है, तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होगा?
ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सी एफ बनाना होगा। ये फ्रीक्वेंसी इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो पहला वाला 8 का 8, फिर ये 10 ऐड हो जाते हैं 18, फिर इसमें 19 ऐड करोगे 37 हो जाएगा, 37 में 25 ऐड करोगे 62 हो जाएगा, 62 में 8 ऐड करोगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, और मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि क्या गया 36 ऑब्जर्वेशन। इसको 70/7, क्योंकि n तो हमारा 17 है ना, ये जो भी आता है ना फ्रीक्वेंसी का सम, ये हमारा n होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा 35 + 1 36 ऑब्जर्वेशन। और 36 ऑब्जर्वेशन कहाँ है देखो भाई, यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसका हमसे पूछ रहे हैं, देखो 36 ऑब्जर्वेशन लाइज इन द इंटरवल दिस एंड दिस। सो मीडियन हमारा ये हो जाएगा और उसका अपर रेंज कितना होगा 15। 36 ऑब्जर्वेशन इसी के बीच में लाई करना है। 18 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सॉरी कम हो जाता है, और 62 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसी के बीच में लाई करेगा। तो अपर आप हमारा कितना हो जाएगा 15। हो गया आंसर। फिर हमसे बोल रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। आराम से हो गया। फिर हमसे बोल रहे हैं अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं सेकेंड। कह रहे इफ़ 2 इज़ द वैल्यू, मतलब 2 इसका अगर एक रूट्स है तो ए की वैल्यू क्या होगी। अगर रूट्स है ना तो ये इसको सॉल्व करके क्या देगा 0। एक्स के प्लेस पर जब 2 रखोगे तो सॉल्व करके क्या देगा 0। तो इसको जब रख के सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। हो गया ये प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लीजिएगा, सॉल्व आपके सामने है। 15 भी देखिएगा। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 होता है ना तो वो तीनों पॉइंट आपस में क्या होते हैं कोलिनियर। ठीक है, फिर ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पता होता है और जो निकालना होता है उनके बीच में हम क्या लगाते हैं रिलेशन। तो यहाँ आ गया आंसर। फिर हमें इसको इवेल्यूएट करना है 1014 to 1050 है ना। तो मैंने बताया जब एंगल का एडिशन, दो एंगल का एडिशन 90 होता है तो किसी एक को बदलना होता है। ठीक है, तो जब एक को चेंज करेंगे, तो देखो एक को चेंज किया है, 1090 में से कितना माइनस करिए 40 आ जाए 50, और 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, और 10 थीटा कॉट थीटा की मल्टीप्लाई 1 होती है। शर्त यही होनी चाहिए कि दोनों थीटा इक्वल हों। ठीक, तो ये पहला वाला ऑप्शन बन गया। अब दूसरा वाला ऑप्शन पे देखिए, कॉस ए साइन 45 के इक्वल था तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन को हमने चेंज कर दिया, साइन क्योंकि यहाँ कॉस है तो इसको भी कॉस में चेंज करना है, और कॉस थीटा इसको टू क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 में से हम क्या माइनस करें कि 42 आ जाए 48। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस हट गया, ए की वैल्यू 48 आ गई। फिर अगर हम कॉस एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो ये आता है इवेंट में, है ना। सो हमसे पूछ रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ ऑफ द टाइम। हेड दोनों बार आए तो वो तो एक ही संभावना है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक, क्योंकि आपका एल स्क्वायर इसका क्या होता है h² + r²। हाइट निकालना है तो l² - r² = h² हो जाएगा, और h निकालना है तो इधर रूट लग जाएगा। वैल्यू आप पुटअप कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एनसीईआरटी का प्रॉब्लम दे रखे हैं, आराम से हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहे हैं, अगर ये 3 टर्म AP में है तो x की वैल्यू क्या होगी। अगर देखो ये A है, ABC, अगर 3 टर्म AP में होते हैं ना तो क्या होता है कि जो B होता है वो होता है A + C का हाफ। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये A है, ये B है, ये C है। इस क्वेश्चन का 11 टर्म फाइंड करना है,
ये ए पी है, ये हमारा ए इक्वल टू माइनस के 27 है। डी आप निकाल दोगे क्या, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे तो डी आ जाएगा। और ए 11 निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है ए प्लस 10D। ए और डी की वैल्यू पुटअप करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, और फिर जांच भी करनी है, तो देख लेना, आराम से हो जाएगा। फिर यही क्वेश्चन आ गया 6n, कभी ज़ीरो पे ख़त्म नहीं हो सकता, तो वही चीज़ है, ज़ीरो पे ख़त्म होने के लिए उसका जो नंबर हमें गिवन होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आना चाहिए। तो 6 का जब करोगे तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये नंबर भी कभी ज़ीरो पे एंड नहीं होगा। ठीक है, और इसमें सेकंड में बोला है कि इसका एलसीएम निकालो, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, जो भी मैंने बोला रामायण यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, आराम से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके 23 एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 8.3 का। सो वहाँ से जाके देख सकते हैं, मैंने सारा करा रखा है। ये क्वेश्चन 6.4 का क्वेश्चन है, 6.5 का, तो इसे भी देख लेना। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है मैं आप खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मेरा गला बैठ रहा है अब। सिंपल क्वेश्चन था। 26 क्वेश्चन पे आ जाओ। मोड निकालना है, मोड निकालने के लिए बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले एक मोड का क्वेश्चन किया था, उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम है। पहले वाले में मीन निकालना है, दूसरे वाले में मोड निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेक्शन सी में आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में आ रखा है ना। तो ये स्टैंडर्ड पे भी आया था, बेसिक में भी आया था, 10.2 का प्रॉब्लम, तो इसे भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों इक्वलिटीज़ को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मिलता जुलता है 3.6 की प्रॉब्लम से। जो एक्सरसाइज 3.6 है ना, उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम है। सो इसे देख लीजिएगा। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें से देख लीजिएगा। ये सब मैंने करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, 7.1 एक्सरसाइज, देख लीजिएगा। एंड 32 का जो क्वेश्चन है वो तो सिलेबस से ही हट गए हैं, तो देख लेना। ये क्वेश्चन दोनों में कॉमन था। फिर ये चीज़ हमें प्रूव करना है। ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है 8.4 का, क्वेश्चन नंबर 8.4, वहाँ से देख लीजिएगा। ये आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 12.2 या फिर 3, उसका प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा, करा रखा है मैंने। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे। सेक्शन डी का ये जो प्रॉब्लम है ये भी आपके एनसीईआरटी का है, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ये भी मैंने करा रखा है, वहाँ से देख लीजिएगा। और फिर ये डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रॉब्लम है 2.3 का, क्वेश्चन नंबर 5 होगा आई थिंक, ये देख लीजिएगा। ये सब करा रखा है। ठीक है, ये जो 36 क्वेश्चन है ये जो 9.1 प्रश्नावली है, 9.1 जो एक्सरसाइज है उसका प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा। नहीं, 9.1 का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स मैंने सारे करा रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर ये था आई थिंक 7 है ये, तो देख लेना। ये भी मैंने करा रखा है सारा। ठीक है, ये जितने भी प्रॉब्लम दिख रहे हैं आपको, ये सब पहले ही करा रखे हैं। ये जो पहला, ये जो थ्योरम है, ये 6.1 थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, इसको भी मैंने करा रखा है, आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल का है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6.5 के एग्जाम्पल में मिलेगा, उससे पहले पहले। ठीक है, तो ये सारा हमने कर लिया है।
बाकी ओगी वाला प्रॉब्लम तो इस साल हट ही गया है 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देख लेना। थोड़ा एक्सप्लेनेशन में कमी हो सकता है क्योंकि मैं डीओ रिकॉर्डर से बस बता रहा था, और आई थिंक जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना एनसीईआरटी वगैरह, तो ये क्वेश्चन आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश वीडियो देख रहे हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन को करने के लिए हमारा बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है।